हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एजी केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है फिफ्थ मृदा अभिक्रिया, उसमें अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं कि मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन, अर्थात जो मृदा की पीएच है वो कैसे बदल जाती है, उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं वो हमें समझना है। देखो, पीएच परिवर्तन से तात्पर्य है कि मृदा में या तो एच आयन बढ़ जाए या तो एच आयन घट जाए, दोनों कंडीशंस क्रिएट होती हैं, या ओ एच आयन बढ़ जाए या ओ एच आयन घट जाए। ठीक है, तो मूलतः हम एच आयन पर अपने आप को फोकस रखते हुए इसको समझेंगे कि ऐसे कौन से कारक हैं जो मृदा में एच आयन को बढ़ाते हैं, एच आयन को घटाते हैं, अर्थात अम्लीयता को बढ़ाते हैं या अम्लीयता को घटाते हैं, ये हमें समझना है। तो मृदा में पीएच में परिवर्तन करने वाले कारकों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला समूह है अम्ल उत्पादक कारक, दूसरे समूह है भस्म उत्पादक कारक। अम्ल उत्पादक कारक का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कारक जो मृदा में अम्लीय दशा पैदा करेंगे, ठीक है, यानी एच आयंस को बढ़ाएंगे, एच आयन मृदा को प्रदान करेंगे। और एक चीज कल मैंने अच्छे से समझाई थी आपको और आपने समझी थी, क्या है कि देखो एच आयन मृदा में अगर बढ़ रहे हैं तो पीएच घट रही है, पीएच क्या हो जाती है, घट जाती है। और यदि मृदा में OH आयन बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पीएच बढ़ जाती है, पीएच क्या है, बढ़ जाती है। क्लियर है। अगली चीज, अगर मृदा में H आयन घट रहे हैं तो भी पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पीएच में क्या होगी, ग्रोथ होगी। समझ आ गई बात। ये चीज, यदि मृदा में OH आयन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो पीएच भी क्या हो रही है, घट रही है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो हमारी पीएच है ये समानुपाती हो गई OH आयन के, और पीएच विपरीतानुपाती हो गई H आयन के। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये दिमाग में बैठी हुई है तो हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एच आयन बढ़ाएंगे पीएच घटेगी, OH आयन बढ़ाएंगे पीएच बढ़ेगी, एच आयन अगर हमने घटा दिए तो पीएच का मान बढ़ेगा, सही है, और OH आयन अगर घटा दिए तो पीएच का मान क्या होगा, घटेगा। ये चीज हम आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट की ओर। पहले कारक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे अम्ल उत्पादक कारक। फर्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल उत्पादक कारक, ठीक है ना, पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। ये चीज तो आप अपनी कहीं भी स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोटिस कर सकते हैं। तीर का निशान ऊपर है तो वृद्धि को बता रहा है, नीचे है तो कमी को बता रहा है, बस ऐसे याद रखना। अब कौन से कारक हैं अम्ल उत्पादक कारक? कार्बनिक पदार्थों के विघटन से, यानी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होते हैं, मतलब उनको सरल यौगिकों में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं। कार्बनिक अम्ल जैसे आप समझते हैं हमारा एसिटिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, यानी जो हमारे कह सकते हैं हमें प्रकृति में स्रोतों से मिल जाते हैं, सजीवों के अंदर बनते हैं, ठीक है, वो हमारे मूलतः क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, ऐसे हमें समझना है। और जो हमारे हम जिनको कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों से, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वो अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त हमारे अम्ल होते हैं, वो हमारे खनिज अम्ल होते हैं। ठीक है, और खनिज अम्ल हमारे बहुत ज्यादा संक्षारक अम्ल होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है और H2SO4 खनिज अम्ल है। ठीक है, अब इन्हीं के विघटन से क्या बनती है, CO2 भी बनती है। क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। CO2 जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। CO2 जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कैसे बनाती है ये हमें समझना है। ठीक है, किस प्रकार से ये कार्बोनिक अम्ल बनाती है, इस प्रकार से देखो यहाँ समझा देता हूं मैं। CO2 रिएक्ट विद H2O और ये कार्बोनिक अम्ल बनाएगी H2CO3 बनाएगी, ये बनाएगी। सही है,
ये कार्बोनिक अम्ल हमारा होता है। और कार्बोनिक अम्ल के विच्छेदन से क्या होता है, इस H2CO3 के विच्छेदन से क्या होता है, हमारे लिए क्या मिलते हैं, H यानी ये HCO3 बनाएगा और H देगा। ये HCO3 फिर आगे टूट सकता है, क्या देगा, CO3 2 माइनस आयन और H प्लस आयन, तो ये 2 आयन देगा एक अकेला H2CO3। तो हमारे विलयन में H आयन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर है? जिसके फलस्वरूप मृदा की पीएच क्या हो जाती, घट जाती। तो H आयन उत्पन्न हुए और पीएच क्या हो गई, पीएच क्या हो गई, घट गई। क्योंकि H आयन बढ़ा दिया आपने तो पीएच मान अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सही है। अगला पॉइंट है अकार्बनिक अम्लों जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल द्वारा भी मृदा में H आयन उत्पन्न किए जाते हैं, फलस्वरूप मृदा की पीएच घटती है। ठीक है भाई, ये अम्ल भी मृदा की पीएच को घटाने का काम करेंगे। यानी अम्ल हमेशा जो अम्लीय उत्पादक कारक हैं तो मृदा की पीएच को घटाएंगे ही। क्यों? क्योंकि वो H आयन बढ़ाएंगे। सही है। और साथ ही हमारे कार्बनिक अम्ल होते हैं, उनके साथ भी ये अम्ल मिलकर के प्रबल अम्लीय दशाएं उत्पन्न कर देते हैं। यानी जो मृदा में कार्बनिक अम्ल मौजूद है उनके साथ भी ये मिलकर के मृदा में प्रबल अम्लीय दशाएं पैदा करते हैं। यानी फिर तो H आयन और ज्यादा ये बढ़ाते हैं। ठीक है, अब उत्पन्न कैसे हो सकते हैं मृदा में, कहां से आए, H2SO4 का HNO3 सूक्ष्मजीवों द्वारा उर्वरकों जैसे सल्फर तथा अमोनियम सल्फेट, कौन सा है, गंधक तथा अमोनियम सल्फेट। कौन सा है भाई, गंधक तथा यानी सल्फर तथा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, से क्रमशः बनते हैं, इनसे बनेंगे। ठीक है भाई, गंधक वाला कोई भी उर्वरक है उससे, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट है उससे ये बनेंगे। सल्फर वाले से तो क्या बनेगा, H2SO4, और अमोनियम सल्फेट वाले से क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा। अगला है नम प्रदेशों में। नम प्रदेश कौन से प्रदेश होते हैं, जिनमें हमेशा नमी बनी रहती है, वर्षा अधिक होती है। देखो दिया है, प्रदेशों में वर्षा अधिक होने से क्षारों की लीचिंग हो जाने से मृदा में अम्लीयता बढ़ती है। लीचिंग का मतलब क्या होता है कि मृदा की जो परतें होती हैं उसमें जो रसायन होते हैं वो अगर जल में घुल करके मृदा की सबसे निचली परतों में चले जाएं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लीचिंग। ठीक है, तो वहां वर्षा लगातार होती रहती है तो वो जो क्षार होते हैं वो उस मृदा जल में घुल करके कहां चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, अर्थात उनकी लीचिंग हो जाती है। जब क्षार की मात्रा घट गई तो बदले में किसकी बढ़ गई, अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। इस प्रकार से ये मृदा की पीएच यहाँ भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये मृदा की पीएच इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। अब हम दूसरे कारक को पढ़ने जा रहे हैं, वो है भस्म उत्पादक कारक। ठीक है, उसको अब हम कंसल्ट करने जा रहे हैं। अगला पॉइंट जो हम समझने जा रहे हैं वो है भस्म उत्पादक कारक। ठीक है, मृदा निर्माण जब होता है उसकी कोई भी प्रक्रिया हो और वो ऐसी प्रक्रिया, कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो जो मृदा में विनिमय, ठीक है, एक्सचेंजेबल जो बेस हैं, जैसे कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम के निर्माण को प्रोत्साहित करती है, उनके द्वारा अम्लता में कमी तथा क्षारीयता में वृद्धि होती है। यानी मृदा जब बन रही होती है तो उस दौरान ऐसी कोई भी प्रक्रिया हो जिससे मृदा में यानी या जिससे जो जो भस्म है वो पैदा हो रही हो, भस्म बन रही हो, ठीक है, तो उनके द्वारा अम्लीयता में हमेशा क्या आएगी, ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अम्लीयता में क्या आएगी, कमी आएगी, और क्षारीयता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये हमें समझना है। नेक्स्ट कैसे हो सकता है वो ये, मैंने देखो सारे पॉइंट्स अलग अलग लिखे हैं जिनके द्वारा ये जो भस्म उत्पादक कारकों को हम समझ पा रहे हैं। अगला है अपक्षय। अपक्षय मतलब जो विघटन, विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं उनका विघटन हो रहा है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उनका विघटन हो रहा है। अपक्षय प्रक्रम द्वारा विनिमय धनायन खनिजों से मुक्त होते हैं। ठीक है,
खनिजों से वो निकलते हैं बाहर और फिर क्लोराइड अवशोषण के लिए प्राप्त रूप में उपस्थित हो जाते हैं। यानी जो क्लोराइड, मृदा क्लोराइड होता है वो उन धनायनों को अपनी सतह पर क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे मृदा में क्षारीयता बढ़ जाती है, यानी पीएच मान बढ़ जाता है। अगला है भस्म युक्त पदार्थों जैसे चूना पत्थर। भाई ऐसे पदार्थ जिनमें भस्म, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये पदार्थ मौजूद हैं, क्षारीयता उत्पन्न करने वाले पदार्थ मौजूद हैं। भस्म युक्त पदार्थों जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ठीक है। तो इससे क्या है भाई, कैल्शियम भस्म है, ये वाली मृदा में मिल जाएगी। मिलाने से भी मृदा में धात्विक धनायन में वृद्धि होती है, ठीक है। और धात्विक धनायन ही हमेशा क्या करते हैं, क्षारीयता में वृद्धि करते हैं, ठीक है। सिंचाई, अब जो सिंचाई का जल है भाई, भूमिगत जल भाई निकाला जा रहा है, चाहे नदियों से आ रहा है, चाहे आपका खारे पानी वाला भी हो सकता है ना, कोई भी जल है, तो उसमें अनेकों लवण होते हैं और लवण आप जानते हैं कि धनायन और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। तो उन लवणों के धनायन जो मृदा में क्या है पहुंचते हैं, तो मृदा क्लोराइड धनायनों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे मृदा में क्षारीयता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर है, ये चीज हमने यहाँ तक समझी। अब इसके अगले पॉइंट है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और कौन से कारक हैं भस्म उत्पाद करने वाले। नेक्स्ट जो भस्म उत्पादक कारक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि शुष्क तथा शुष्क जो प्रदेश होते हैं वहां वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। प्रदेशों में बहुत कम वर्षा होने के कारण क्षारों की लीचिंग नहीं होने से वे वहीं एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण पीएच बढ़ जाती है। देखो जहां वर्षा कम है, अभी इससे पहले हमने अम्ल उत्पादक कारकों में पढ़ा कि नम प्रदेश थे जहां पर वर्षा हो रही थी, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही थी, तो वहां तो क्षार जल में घुलकर लीचिंग द्वारा कहां चले गए, नीचे चले गए। तो ऊपर की जो मृदा की परत है उसमें क्षार नहीं रहे, तो क्षार नहीं रहे तो अम्लीयता बढ़नी है। यहाँ क्या हो रहा है, वर्षा बहुत कम हो रही है, यानी शुष्क तथा शुष्क जो प्रदेश हैं वहां वर्षा बहुत कम हो रही है। इस कारण क्या हो रहा है, वहां पर क्षार लगातार इकट्ठे होते रहते हैं ऊपरी परत में ही वहीं, जिसके कारण मृदा की जो पीएच है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमने मृदा के पीएच में परिवर्तन को पढ़ा, अच्छे से आपको याद रखना है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो थे परिवर्तन करने वाले, अब इन्हीं ऐसे ही कुछ कारक और पढ़ने जा रहे हैं जो मृदा पीएच को प्रभावित करेंगे, ठीक है। उनको पढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट हम समझने जा रहे हैं, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक हमारा पैतृक पदार्थ, ठीक है। पैतृक पदार्थ मतलब आप जानते ही हैं कि चट्टानों के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो देखो अगर कोई क्षारीय खनिज वाली चट्टान है तो उससे जो मृदा बनती है, और एक अम्लीय खनिज वाली चट्टान है उससे मृदा बनती है, यानी अम्लीय चट्टान से मृदा बनती है, तो देखिए क्षारीय वाली से क्षारीय वाली से जो मृदा बनेगी उसका पीएच मान अपने आप ज्यादा होगा, और अम्लीय से जो बनेगी उसका पीएच मान क्या होगा, अपने आप कम होगा। तो क्षारीय चट्टानों से बनी मृदाओं की पीएच अम्लीय चट्टानों से बनी मृदा से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अगला है अवक्षेपण, ठीक है। देखो वर्षा के जल द्वारा जो क्षारीय तत्व होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे है ना, निक्षालित हो जाते हैं, यानी ये अवक्षेपित होकर के, यानी ये निक्षालित हो जाते हैं, सही है ना। ये क्या होते हैं, जल के साथ क्रिया करके उसमें घुल करके नीचे चले जाते हैं, और उनके स्थान पर अम्लीय तत्व एल्युमिनियम, हाइड्रोजन तथा मैंगनीज आ जाते हैं, जिससे मृदा की पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला है कार्बनिक पदार्थों का विघटन, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल CO2 तथा जल का उत्पादन होता है। ये कार्बनिक अम्ल कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके उनके बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं, जो जल द्वारा निकाले जाते हैं। क्योंकि बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, देखो सीधी सी बात है, यहाँ भी यही पॉइंट आया था, यहाँ भी यही पॉइंट आया था कि वर्षा के जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स अगर हैं तो वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। कार्बोनेट जल में घुलते हैं, नहीं घुलते हैं, सॉरी कार्बोनेट्स जल में नहीं घुल पाते, बाइकार्बोनेट जल में घुल जाते हैं, ठीक है ना।
तो बाइकार्बोनेट जल में घुल जाते हैं, जल में घुल करके वो क्या होते हैं, कहाँ चले जाएंगे, भूमि के अंदर चले जाएंगे। तो वही अवक्षेपण की प्रक्रिया का मतलब भी समझिए। अवक्षेपण का मतलब है कि इसमें जो कार्बोनेट्स होते हैं वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में अवक्षेपित होकर के और जल में घुलकर, ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, निक्षारित हो जाते हैं और उनके स्थान पर ये पदार्थ रह जाते हैं जो अम्लीय गुण उत्पन्न करते हैं। अगला कार्बनिक पदार्थों का विघटन हुआ इसी प्रकार से, ठीक है। तो इससे कार्बनिक अम्ल बने। कार्बनिक अम्लों ने इनके जो कार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्षारीय पदार्थों के कार्बोनेट्स हैं, इनको किस में बदला, बाइकार्बोनेट्स में बदला। और बाइकार्बोनेट जल में घुलने के कारण क्या है, निक्षालित हो गए, नीचे चले गए, जिसके कारण मृदा की में अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने इन कारकों को पढ़ा। अगले और कारक हम इसमें पढ़ेंगे। क्लास को ही क्लोज करते हैं।